250 टन से ऊपर का दानव जैसा विमान अंधेरे अटलांटिक के ऊपर अचानक मरा हुआ ग्लाइडर बन जाता है। नीचे हजारों फीट गहरा समुद्र, ऊपर काली रात और चारों तरफ कहीं भी रनवे नहीं। इतिहास में इससे पहले कभी कोई विमान पूरा ईंधन खोकर हवा में नहीं बचा था। पायलटों ने ऐसी सिचुएशन ना देखी थी, न उसके लिए कोई ट्रेनिंग, कोई किताब, कोई प्रक्रिया, कुछ भी नहीं। कॉकपिट में सन्नाटा टूटता है। एफओ की आवाज कांपती है। सर, हमारे पास इंजन नहीं और नीचे बस मौत हैगा। कैप्टन हल्के रोते हुए बोले, जब तक हम नीचे नहीं गिर जाते हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे। विमान डूबती सांसों की तरह नीचे जा रहा है और पूरी दुनिया की उम्मीद सिर्फ 2 इंसानों के हिम्मत पर टिकी है। आखिर उस फ्लाइट 236 का क्या हुआ? क्या पायलट ने सबकी जान बचा ली या वह खुद भी समंदर की गहराई में डूब गया? सवाल बहुत हैं, जवाब सिर्फ उसी रात के अंदर छिपे हैं। अब चलिए हम आपको उसी प्लेन की सीट पर बैठाकर 2D एनिमेशन के साथ दिखाते हैं कि उस पल वास्तव में क्या हुआ था। 23 अगस्त 2001 की वह रात शांत थी। टोरंटो एयरपोर्ट पर हल्की हवा चल रही थी। टर्मिनल से रनवे की ओर बढ़ता एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 एक सामान्य अंतर्महाद्वीपीय उड़ान जैसा ही लग रहा था। एयरबस A330 दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक विमानों में से एक माना जाता है और उस दिन भी कॉकपिट में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। फ्यूल भर चुका था, सिस्टम्स ग्रीन, वेदर रेडार साफ और उड़ान का हर पैरामीटर बिल्कुल टेक्स्ट बुक सही। 306 लोग, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, परिवार, बिजनेस ट्रैवलर्स और वेकेशन लौट रहे यात्री शामिल थे, अपनी सीटों पर कंफर्टेबली बैठ चुके थे। कैबिन क्रू मुस्कुरा रहा था, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके थे और लोग लॉन्ग हॉल फ्लाइट के मूड में सेटल हो रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में वह सब मिलकर एक ऐसी घटना का हिस्सा बनने वाले हैं जिसे एविएशन हिस्ट्री नियर इम्पॉसिबल सर्वाइवल स्टोरी कहकर याद करती है। जब क्लॉक ने 12:52 AM बजाया, कैप्टन रॉबर्ट पिके और फर्स्ट ऑफिसर डी जेगर ने थ्रोटल्स आगे बढ़ाए। विशाल विमान ने धीरे धीरे गति पकड़ी, फिर तेज दौड़ता हुआ रनवे से उठकर काले आसमान में खो गया। कॉकपिट रेडियो पर रूटीन कम्युनिकेशन चलता रहा। टोरंटो डिपार्चर, नॉर्थ अटलांटिक कंट्रोल, फिर क्रूज अलाइडेट्यूड की क्लियरेंस। उड़ान के शुरुआती 2 घंटे सबसे शांत थे। अधिकांश यात्री स्लीप मोड में चले गए। खिड़कियों पर अंधेरा फैला हुआ था। नीचे सिर्फ समुद्र था और ऊपर सितारों से भरा आसमान। फ्लाइट अटेंडेंट्स गलियारे से धीरे धीरे गुजरते हुए पानी और चाय दे रहे थे। टेम्परेचर स्टेबल था और कैबिन की लाइट्स डिम कर दी गई थीं ताकि लोग आराम कर सकें। फ्लाइंग कंडीशंस इतने स्मूथ थे कि कई लोगों को अक्सर टर्बुलेंस वाली लॉन्ग फ्लाइट से बेहद अलग एक अनयूजुअल कंफर्ट महसूस हो रहा था। कैप्टन और एफओ दोनों रिलैक्स्ड थे। उन्होंने प्लेन को क्रूज एल्टीट्यूड 31,000 फीट पर स्टेबलाइज कर दिया। फ्लाइट कंप्यूटर ऑटो पायलट पर था और फ्यूल रेंज पर्याप्त दिख रही थी। कॉकपिट में शांत रेडियो आवाजें थीं और ओकेजनल चेक्स। सब कुछ नॉर्मल, डेंजरसली नॉर्मल। लेकिन इसी शांत रात में, इसी परफेक्ट रूटीन के बीच एक खतरा चुपचाप जन्म ले चुका था। एयरक्राफ्ट में फ्यूल सिस्टम कहीं गहराई में एक माइक्रोस्कोपिक क्रैक बन चुका था। इतनी छोटी कि टेक ऑफ इंस्पेक्शन में भी किसी ने नोटिस नहीं किया, पर हवा में हाई प्रेशर फ्यूल लाइंस के अंदर यह क्रैक धीरे धीरे बड़ा होते हुए उन 306 लोगों की जिंदगी पर एक अदृश्य उलटी गिनती शुरू कर चुका था। उड़ान के इनर कैबिन्स में लोग ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे थे, कुछ स्क्रीन पर मूवी देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि एयरक्राफ्ट की बेली में फ्यूल तेजी से कम होना शुरू हो गया है। खिड़कियों के बाहर का शांत समुद्र असल में एक ऐसी दूरी पर था जहां इमरजेंसी लैंडिंग का 0 चांस होता है। नॉर्थ अटलांटिक रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा। फ्लाइट लॉग में उस समय सब कुछ रूटीन लिखा गया। पैसेंजर्स स्लीपिंग, क्रूज नॉर्मल, वेदर काम। लेकिन यही शांत लोग अगले 1 घंटे में हिस्ट्री का सबसे बड़ा शॉक बनने वाला था। ये फ्लाइट बाद में एविएशन ट्रेनिंग मैनुअल्स में शामिल की गई, क्योंकि यह एक ऐसा इंजंक्शन था जिसमें बिना किसी इंजन के, बिना पावर के एक विशाल एयरक्राफ्ट ने हवा में ग्लाइड करके जिंदा लैंडिंग की। लेकिन उस कहानी की शुरुआत यहीं 12:52 AM से हुई थी। एक सामान्य उड़ान जो अगले कुछ घंटों में इंसानी हिम्मत और तकदीर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उड़ान को लगभग 4 घंटे हो चुके थे। स्क्रीन पर एक वार्निंग उभरी, फ्यूल इम्बैलेंस। यह वार्निंग बेहद खतरनाक मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों मेन फ्यूल टैंक्स में फ्यूल बराबर नहीं है। पर उस समय कैप्टन और ऑफिसर दोनों ने सोचा कि शायद यह सेंसर ग्लिच होगा, क्योंकि एयरबस में फ्यूल सेंसर्स कभी कभी छोटी एनोमलीज दिखाते रहते हैं। कैप्टन ने काल्म आवाज में कहा, चेक द ट्रांसफर पंप। पंप चेक हुआ? ठीक। फ्यूल लाइंस चेक हुई, नॉर्मल दिखाई दिया। इंजन परफॉर्मेंस नॉर्मल,
टेम्परेचर नॉर्मल, सब कुछ उतना ही नॉर्मल दिख रहा था जितना कि वार्निंग एबनॉर्मल। लेकिन असलियत कॉकपिट की आंख से नहीं दिख रही थी। एयरक्राफ्ट के लेफ्ट विंग टैंक में हाई प्रेशर फ्यूल लाइन में एक बाल जितना पतला क्रैक बन चुका था। यह क्रैक मॉन्ट्रियल में मेंटेनेंस के दौरान फ्यूल पंप रिप्लेसमेंट के समय किसी मेटल पाइप पर गलत टॉर्क लगने की वजह से पैदा हुआ था, और अब हवा में 30,000 फीट पर वह क्रैक हर मिनट फ्यूल को बाहर फेंक रहा था। विमान जितना आगे बढ़ रहा था, फ्यूल उतनी तेजी से समुद्र की हवा में धुंध बनकर उड़ रहा था। क्रू उस समय सोच रहा था कि फ्यूल शायद विंग्स में अनइवनली मूव हुआ है या सेंसर ने अचानक मिसरीड किया है। कॉकपिट में कोई पैनिक नहीं था, लेकिन एक स्लोली राइजिंग डाउट था। सवाल यह नहीं था कि फ्यूल इम्बैलेंस क्यों है, सवाल यह था कि इम्बैलेंस बेहद तेज क्यों बढ़ रहा है। कुछ मिनट बाद क्रू ने देखा लेफ्ट टैंक का लेवल एकदम अचानक नीचे गिर रहा था, मानो किसी ने बॉटम से प्लग निकाल दिया हो। ऑपरेशन मैनुअल कहता है कि ऐसे समय पर फ्यूल को दूसरे टैंक में शिफ्ट करके एयरक्राफ्ट को बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन यह वही गलती थी जो इस इंसिडेंट को हिस्ट्री में ले गई। कैप्टन ने इम्बैलेंस ठीक करने के लिए फ्यूल क्रॉसफीड वाल्व खोलने का आदेश दिया। जैसे ही वाल्व खुला, राइट टैंक का फ्यूल भी लेफ्ट की तरफ फ्लो होने लगा और वहां से लीक होकर बाहर हवा में जाने लगा। मतलब जिस टैंक से लीक हो रहा था, अब दूसरे टैंक का फ्यूल भी उसी क्रैक से बाहर निकलने लगा। इस एक वाल्व ओपनिंग ने पूरा एयरप्लेन दोनों तरफ से टैंक खाली करने वाली मशीन में बदल दिया। कॉकपिट को नजर आ रहा था कि दोनों टैंक्स तेजी से खाली हो रहे थे, लेकिन कॉकपिट को क्रैक दिखाई नहीं दे सकता था, क्योंकि यह लीक फिजिकल इंस्पेक्शन के बिना पता ही नहीं चलता। अब कैप्टन और एफओ दोनों कंफ्यूजन में थे। किसी सेंसर इशू में फ्यूल इतना तेज कैसे गिर सकता है? हाइड्रोलिक प्रेशर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल, फिर फ्यूल इतने रैपिड पेस से कैसे एवेपोरेट हो रहा है? एयरक्राफ्ट ने अभी तक टर्बुलेंस भी नहीं झेली थी, कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन भी नहीं थी जो लीक को पैदा करे। लेकिन सच यह था कि लीक टेक ऑफ से पहले से मौजूद था और क्रूजिंग प्रेशर ने क्रैक को वाइडन कर दिया था। कुछ देर बाद सेकंड वार्निंग आई, फ्यूल क्वांटिटी लो। अब कॉकपिट टेंशन में आ गया। यह वार्निंग केवल एक्सट्रीम इमरजेंसी में आती है। कैप्टन पिके ने तुरंत मैनुअल्स खोले, गेजर्स कंपेयर किए और सिचुएशन एनालाइज की। उन्हें अब यह डर था कि अगर फ्यूल की गति ऐसे ही गिरती रही तो एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द उतारना पड़ेगा, लेकिन आसपास हजारों किलोमीटर तक जमीन ही नहीं थी। क्रू ने इमरजेंसी कैलकुलेशन शुरू किया। उन्होंने देखा कि ऑरेजन्स आइलैंड्स की एलेजियस एयरबेस उनकी क्लोजेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एजोर्स दूर था, बहुत दूर, इतनी दूर कि इतनी लो फ्यूल सिचुएशन में पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर उस समय कॉकपिट में किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फ्लाइट का फेट अब इस लीक पर डिपेंड था, और यह लीक हर मिनट एयरक्राफ्ट को मौत के एक कदम और करीब ले जा रहा था। विमान में बैठे 306 लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें जो शांत रात दिखाई दे रही है, उसके नीचे उनका विमान चुपचाप अपनी लाइफ सपोर्ट खो रहा है। एयर ट्रांसैट 236 अब इनविजिबल क्लॉक पर चल रहा था। फ्यूल खत्म होने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। कॉकपिट की रोशनी हल्की थी और सामने फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स की स्क्रीन में डिजिट्स अजीब तेजी से बदल रहे थे। कैप्टन पिचे ने पहले सोचा था कि शायद फ्यूल ट्रांसफर की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, लेकिन अचानक लेफ्ट टैंक का इंडिकेटर नीचे गिरते हुए रेड जोन में जा पहुंचा। यह बिल्कुल अप्राकृतिक था। इस स्पीड से फ्यूल कभी नहीं गिरता जब तक कि कोई गंभीर लीक ना हो। उन्होंने तुरंत दूसरा गेज चेक किया, जो राइट टैंक का था। कुछ ही मिनट पहले बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला यह टैंक भी तेजी से खाली होता हुआ नजर आ रहा था। फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम की रीडिंग्स एक पागल मशीन की तरह व्यवहार कर रही थीं। कभी अचानक ऊपर जाती, फिर अचानक नीचे। कभी एक टैंक सेफ जोन में दिखाई देता तो अगले पल वार्निंग जोन में। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इस स्टेज पर सेंसर्स पर भरोसा करना खतरनाक था, लेकिन गेजेस पर भरोसा न करना उससे भी खतरनाक। कॉकपिट में एक अजीब खामोशी फैल गई। सिर्फ इंजन्स का लो हम था और वार्निंग टोन्स की ओकेजनल चाइम। कैप्टन पिशे ने आखिर एक कठोर निर्णय लिया। वी डाइवर्ट टू लाजेस नाउ। लाजेस एयरबेस, एजोर्स आइलैंड्स की मिलिट्री रनवे, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक पतली सी जमीन की पट्टी, सबसे नजदीकी और एकमात्र विकल्प। अगर लैंडिंग वहां नहीं हुई तो आगे सिर्फ अंधेरा महासागर और क्रैश ही बाकी था। एफओ ने तुरंत कोऑर्डिनेट्स सेट किए। एयरबस अब ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ रहा था, लेकिन एयरक्राफ्ट टर्न लेते ही कॉकपिट में अचानक वाइब्रेशन महसूस हुई। ये टर्बुलेंस नहीं थी, ये एयरक्राफ्ट के इम्बैलेंस होने की वार्निंग थी। दोनों विंग्स के फ्यूल लेवल्स इतने असमान हो चुके थे कि प्लेन कंट्रोल डिमांड कर रहा था। एफओ ने अर्जेंटली कहा, कैप्टन, वी आर लूजिंग फ्यूल ऑन बोथ साइड्स। दिस इज नॉट इम्बैलेंस, दिस इज लीकेज। यह बात किसी हथियार की तरह कॉकपिट में गूंज गई। लीकेज का मतलब सिर्फ एक चीज था, विमान किसी भी क्षण अपनी शक्ति खो सकता था। कैप्टन ने तुरंत कैलकुलेशंस की। फ्यूल रिमेनिंग, डिस्टेंस टू एजोर्स, इंजन परफॉर्मेंस,
ग्लाइड पॉसिबिलिटी, और कंक्लूजन सिर्फ एक था। विमान के पास उतने फ्यूल नहीं थे कि वह एजोर्स तक पहुंच सके। वार्निंग लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थीं। पैसेंजर्स अभी भी अनअवेयर थे, अपनी सीटों पर सोए या फिल्में देखते हुए। एयरक्राफ्ट की स्पीड धीरे धीरे ड्रॉप होने लगी थी और एल्टीट्यूड भी कुछ फीट कम हो रही थी। कैप्टन ने कंट्रोल मैनुअल मोड में ले लिए। बाहर रात काली थी, अंदर कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट्स लाल हो रहे थे। हर वार्निंग टोन दुनिया का सबसे डरावना अलार्म था, और इसी क्रिटिकल स्थिति में एजोर्स अभी भी 120 किलोमीटर दूर थे। कैप्टन ने सोचा, अगर इंजिन्स एक एक करके गए और अगर हाइड्रोलिक्स भी चले गए तो हमें दुनिया का सबसे बड़ा ग्लाइडर बनकर इस काले समंदर के ऊपर उतरना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्यूल पड़ने का कोई फायदा नहीं था, फ्यूल था ही नहीं। विमान अब ब्लैकआउट की तरफ बढ़ रहा था और क्रू आखिरी कोशिशें कर रहा था कि वह किसी तरह लैंडेबल एल्टीट्यूड तक ग्लाइड कर सके। 28,000 फीट की ऊंचाई पर एयरबस A330 अटलांटिक ओशन के ऊपर एक शांत ठंडी रात में उड़ रहा था। लेकिन कॉकपिट के अंदर कैप्टन पिचे को यह पता था कि एयरक्राफ्ट की हालत फास्ट डिटीरियरेट हो रही है। फ्यूल गोजेस प्रैक्टिकली खाली हो चुके थे और एयरक्राफ्ट के दोनों टैंक्स ड्राई होने की कगार पर थे। और तभी एक शार्प वाइब्रेशन पूरी प्लेन में फैलती है। कुछ सेकंड बाद कॉकपिट की बड़ी स्क्रीन पर रेड मैसेज चमकता है, इंजन 2 फेल। एक गहरी भारी आवाज के साथ एयरक्राफ्ट का दायां इंजन रुक गया। वो शक्तिशाली टरबाइन जो कुछ पलों पहले एयरक्राफ्ट को 900 किलोमीटर प्रति घंटा पर धकेल रही थी, अब डेड वेट बन चुकी थी। इंजन रुकते ही एयरक्राफ्ट के बॉडी में एक तेज झटका लगा। पूरी कैबिन में सीट्स हल्के से कांपी। कई यात्री हड़बड़ाकर उठ बैठे। कुछ को लगा टर्बुलेंस है, कुछ को लगा शायद कोई हल्का टेक्निकल इश्यू है, लेकिन कॉकपिट में पैनिक की जगह एक्सट्रीम फोकस था। कैप्टन ने काल्म स्टेडी वॉइस में अनाउंसमेंट दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव लॉस्ट वन इंजन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यह शांत आवाज हाफ ट्रूथ थी। कुछ पैसेंजर्स ने देखा कि कैबिन क्रू अनयूजुअली सीरियस दिख रहा है, लेकिन सभी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थीं, चुपचाप काल्म रहना है। इसी बीच कॉकपिट में दूसरा वार्निंग टोन बजता है। एयरक्राफ्ट थोड़ा झुकता है, FO चिल्लाता है, इंजन 1 प्रेशर लो। अब कैप्टन पीछे जानते थे, यह मोमेंट वो है जिसे हर पायलट प्रे करता है कि कभी एक्सपीरियंस न करना पड़े। अब एयरबस A330 सिर्फ एक विमान नहीं था, यह रात के आसमान में उड़ता हुआ 1-200 टन का बिना इंजन का धातु का टुकड़ा था। पैसेंजर्स अभी भी समझ नहीं पाए थे कि नीचे पूरा महासागर है और ऊपर एयरक्राफ्ट अब सिर्फ हवा पर ग्लाइड कर रहा है। कॉकपिट की आखिरी रोशनी भी फ्लिकर करने लगी। कैप्टन ने इमरजेंसी चेकलिस्ट खोली, लेकिन वह जानता था अब कोई चेकलिस्ट इस एयरक्राफ्ट को बचा नहीं सकती। लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल स्टिक को स्टेडी रखा, क्योंकि कुछ मिनट की दूरी पर एजोर्स आइलैंड्स की वह रनवे थी जहां पहुंचना अब दुनिया का सबसे कठिन काम था। बैटरीज पर चलने वाली कुछ लाल लाइटें बस चमक रही थीं, मानो एयरक्राफ्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। कैबिन के अंदर भी सब कुछ बदल चुका था। एयर कंडीशनिंग बंद, कैबिन लाइट्स डिम से भी डिमर, फैंस, हम, नॉर्मल एयरक्राफ्ट साउंड्स, सब एकदम डेड। पैसेंजर्स में फुसफुसाहट, कुछ दबी चीखें, कुछ रोते बच्चे, और उधर महासागर की अनंत अंधेरी गहराइयां। कैप्टन पिशे ने कामली कहा, हमारे पास इंजिन्स नहीं हैं, हम ग्लाइड मोड में हैं। एयरबस A330 एक कमर्शियल जेट है, लेकिन अब वह एक विशाल ग्लाइडर था। इंजन आउट ग्लाइड रेशियो लगभग 12:1 था। मतलब हर 12 किलोमीटर आगे बढ़ने पर वह 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड खो रहा था। एल्टीट्यूड गिर रही थी, स्पीड गिर रही थी, और रनवे अभी भी बहुत दूर था। एयरक्राफ्ट में अब इलेक्ट्रिकल पावर भी लगभग समाप्त थी। हाइड्रोलिक्स सिर्फ उस रैम एयर टर्बाइन RATs पर चल रहे थे जो एयरक्राफ्ट के नीचे से इमरजेंसी में निकलती है और हवा से थोड़ा पावर जनरेट करती है। लेकिन RAT भी सिर्फ बहुत बेसिक कंट्रोल्स चला सकती थी। नो फ्लैप्स, नो स्पॉयलर्स, नो थ्रस्ट, नो रिवर्स, नो फुल हाइड्रोलिक्स। एयरबस अब लिटरली ग्रेविटी के भरोसे था। कैप्टन ने कैलकुलेशन की, हमारे पास लगभग 36 मिनट हैं क्रैश या लैंडिंग तक। ये 36 मिनट दुनिया के सबसे कठिन 36 मिनट थे। बाहर रात पूरी तरह काली थी, नीचे अटलांटिक ओशन का अनंत अंधेरा, जहां क्रैश का मतलब इंस्टेंट डेथ था। प्लेन ग्लाइड कर रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, एक विशाल पक्षी की तरह जिसके पंख कट चुके हों। कैबिन में लोग अब प्रार्थना कर रहे थे, कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोशी में बस इंतजार कर रहे थे किसी चमत्कार का। और कॉकपिट में कैप्टन पीछे एयरक्राफ्ट को मिलीमीटर प्रिसीजन के साथ ग्लाइड कर रहे थे। उनकी आंखें एयर स्पीड, एल्टीट्यूड और एंगल पर थीं। उनके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, एजोर्स की लार्जेस्ट एयरबेस तक किसी भी हालत में पहुंचना। क्योंकि अगर रनवे चूक गए तो नीचे सिर्फ अटलांटिक ओशन था। एयरबस A330 अब कोई एयरप्लेन नहीं था,
विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। 30,000, 28,000, 25,000, 20,000 फीट। हर फुट की ऊंचाई कम होना, जैसे दिल की धड़कन थमती जा रही हो। कप्तान पिशे हर हवा के झोंके, हर कोण और हर मीटर ग्लाइड का हिसाब कर रहे थे। 306 लोगों की जिंदगियां उनके हाथ में थीं। अचानक दूर क्षितिज पर एक फेंट रनवे स्ट्रिप दिखी। लार्जेस्ट एयरबेस, चारों तरफ समुद्र। रनवे दिख रहा है, अभी भी दूर है, फर्स्ट ऑफिसर ने कहा। जहां तक ग्लाइड है वहीं तक हमें भरोसा रखना होगा, पिशे ने जवाब दिया। विमान की गति बढ़ी, पंख पूरी तरह संतुलित, ग्लाइड स्लोप सही। हर टर्बुलेंस और हर हवा का झोंका खतरनाक था। रनवे पास आया, पिशे ने आखिरी एडजस्टमेंट्स किए। होल्ड करो, स्टेडी रखो, उन्होंने खुद से कहा। विमान रनवे पर उतरा, कठिन लेकिन नियंत्रित। टायर स्किड हुए, लैंडिंग गियर सुरक्षित रहा। केबिन में पहले खामोशी थी, फिर धीरे धीरे राहत और खुशी की आवाजें। यात्री आंसू बहा रहे थे, कुछ एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कप्तान पिशे पीछे झुके, पसीने से तर, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। 306 लोग सुरक्षित। कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं, कोई भी नहीं मरा। एयर ट्रांसेट फ्लाइट 236 ने इतिहास रचा। जहां गणित और विज्ञान असंभव कहते हैं, वहां मानव हिम्मत और कौशल ने जीत दिलाई।